राजीव रंजन, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया कह रहे हैं प्रधानमंत्री राजीव रंजन और थर्ड टर्म का दावा ठोक दिया है। आपको अंदाजा हो गया होगा किस मुद्दे की तरफ वो थर्ड टर्म के इस नैरेटिव को ले जाना चाहते हैं। राजीव रंजन, देखिए, आज की जो बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर है उसका सबसे बदरंग पहलू यही है कि देश जल रहा है। मणिपुर में गृहयुद्ध के हालात वहाँ पैदा हो गए। 84 दिन से दंगे, आगजनी, विस्थापन, बलात्कार और जिस तरह से उसका जो असर है मिजोरम तक में दिखने लगा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो संवेदनशील एक प्रांत की जो सच्चाई है उससे भारतीय जनता पार्टी शायद रूबरू नहीं है। 6 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी मणिपुर एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय एक राज्य है। इस सच्चाई को उन्होंने नहीं समझा। वोटों की राजनीति के लिए एक समूह के साथ खड़े दिखे, प्रतिक्रिया में व्यापक हिंसा हुई और हालात बिगड़ते चले गए। अब तीसरी बार उन्हें क्यों मिलेगा जनादेश, ये भी देश पूछना चाहेगा। इसलिए कि ये जो विश्लेषण है कि आज केसीआर के कितने एमपीज आए, वाईएसआर के कितने एमपीज उनके साथ गए, सवाल ये है कि ये तो आज की लोकसभा की तस्वीर है। और इस देश में मैंने पहले भी कहा, अनेक ऐसे अवसर हैं जब 3/4 से ज़्यादा सांसदों की पार्टी को भी जनता ने खारिज करने का काम किया। हालात उससे भी बुरे भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। एक बड़े जनादेश के बावजूद जो राज्यों में उनकी खस्ता हालत है, राज्यों में कोई नेतृत्व वो तय नहीं कर पाए। चुनाव जीतने के लिए एक ही चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, और उस चेहरे का जो करिश्मा है वो चूकने लगा है। तो आपका जब ट्रम्प कार्ड नहीं चलने वाला हो और जो मुद्दे हैं वो उनको हल करने की उम्मीद जनता ने करके आपको जनादेश। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ट्रम्प कार्ड कमजोर हो गया। अगर ऐसा है तो फिर आप बहुमत होते हुए अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए, बताइए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप उनको संसद में बुलाने पर क्यों अड़े हैं, यह बताइए। आपको पता है बीजेपी के ब्रह्मास्त्र हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए आप उनकी छवि को डैमेज करना चाहते हैं। आपको पता है वही है जो चुनाव जिता सकते हैं। देखिए, उनकी छवि पहले से कमजोर हुई है और उस छवि में निरंतर गिरावट जारी है। और ये रणनीति का सवाल नहीं है। आप देश में सदन के, आप लोकसभा में सदन के नेता हैं, संसद के आप चुने हुए नेता हैं। आपसे देश की जनता अगर सीधे तौर पर जानना चाहती है कि मणिपुर के बजाय पूरी दुनिया आपको जाने का वक्त मिला, इन 3 महीनों में अनेक राज्यों में आप गए, जब वहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं और 84 दिन, आज 85वां दिन है, 79वें दिन आपने एक टिप्पणी कर दी और आपकी जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई। मुझे लगता है ऐसा आचरण अगर किसी भी दूसरे राज्य में हुआ होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ एन वीरेन सिंह की जगह कोई फैसला ले पाती या नहीं ले पाती। तो कई ऐसे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जनता जानना चाहेगी। देश में एक सशक्त विपक्ष और उसकी शक्ल तैयार हो गई। जिस तरह से आप संख्या बल पर मत जाइए। जी, थर्ड टर्म का जो दावा है प्रधानमंत्री का, 38 दल जुड़ गए एनडीए में, 38 दल। और जैसा आप कह रहे हैं कि इस विश्लेषण का कोई मतलब नहीं है कि इधर कौन गया उधर कौन आया। यही तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पार्टियां जितनी ज्यादा रूलिंग पार्टी के साथ जा रही हैं या इंडिया के साथ जा रही हैं, उससे उन लोगों का एक रुख पता चलता है कि उनके हिसाब से हवा किस दिशा में बह रही है। हो सकता है वाईएसआर को लगता हो कि थर्ड टर्म में आ रहे हैं प्रधानमंत्री, केसीआर को लगता हो कि नहीं, इंडिया आ रहा है पावर में। आपने मेरा काम आसान बना दिया। देखिए, ये तो सच है कि वाईएसआर या केसीआर उनके अपने अपने राज्यों की जो स्थितियां है उसके अनुरूप जनता के मन में क्या है उस पर उन्होंने कोई एक समीकरण सोचा होगा और उसके हिसाब से ये फैसला किया होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरह के हालात हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं देंगे, इससे इस पर इतना हाय तौबा क्यों हो रहा था। अगर सीधे तौर पर पहले ही अगर कांग्रेस ये कहती कि हाँ देश के प्रधानमंत्री हैं और वो इसका जवाब देंगे, तो मुझे लगता है फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं थी। और मैं आपके सवाल को एक बार केवल सुनना चाहूँगा, जिस सवाल का जवाब आप चाहते थे।
तो मैं बहुत संक्षेप में आपको जवाब नहीं, वो आपने दे दिया। आपने कहा कि उनके अपने कारण होंगे केसीआर के और वाईएसआर कांग्रेस के इधर उधर जाने के, लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आ रहा हूं आनंद दुबे। शिवम त्यागी, ये अविश्वास प्रस्ताव में कहीं फंस तो नहीं जाएगी सरकार? क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, मणिपुर पर आपको घेरा जाए, पीएम को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसके बाद सारे मुद्दे एक एक करके विपक्ष, प्रधानमंत्री बीच में होंगे और हर तरफ से मुद्दों की बौछार। अपनी अपनी स्थितियों के अनुरूप जो है चीफ मिनिस्टर लगातार इधर से उधर चले जाते हैं, या फिर कोई भी नेता 2005 के बाद से 2023 तक आते आते जितनी परिस्थितियां नीतीश जी के साथ बदली है, इतनी तो इस देश के किसी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बदली। 15 में इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। मुझे लगता है शायद ही कोई नेता ऐसा हो। तो इतनी परिस्थितियां तो बिहार की कुछ काम करके बदल लेते वो और बेहतर रहता। एक छोटा सा और मैं चीज कहना चाहता हूं, बेगूसराय में एक महिला के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको किस तरीके से छुआ और छीना जा रहा है, किस तरीके से छीना झपटी हो रही है, किस तरीके से उस पर पीछे से डंडे बरसाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हाल था। कोई एक स्टेटमेंट या एक शब्द पूछना जरा, नीतीश कुमार जी ने बोला है एक शब्द, इतनी हिपोक्रेसी। अब मैं आपके उस पर आता हूं, आपने जो कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर फंस तो नहीं जाएगी सरकार, बिल्कुल नहीं फंसेगी। मैं तो कहता हूं अच्छा है, बेहतर है सवाल जवाब हो। ये जो बेटियों में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, कि बिहार में एक बेटी को इस तरीके से मारा जाता है, छीटा जा रहा है और उसको पकड़ के इस तरीके से गलत तरीके से छुआ जा रहा है, उसके साथ तो बदतमीजियां की जा रही हैं, उस पर चुप। ममता बनर्जी अपने आवास से 1 किलोमीटर दूर पर एक महिला के साथ उसको निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, वो उस पर चुप। राजस्थान में मंत्री के बेटे बलात्कार के केस में उन पर एफआईआर नहीं, उस पर चुप। राजस्थान में एक विधायक कह रही है मेरी खुद की एफआईआर नहीं हो रही, मेरा खुद का सेफ्टी नहीं है, उस पर चुप। राजस्थान में तमाम मुद्दों पर चुप। उधर छत्तीसगढ़ में चुप। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोलना है तो मणिपुर पर बोलना है। हम तो कह रहे हैं हम इनकी तरह नहीं है, इनके जैसे नहीं है। हम मणिपुर पर भी बोलेंगे, हम छत्तीसगढ़ पर भी बोलेंगे, हम बंगाल पर भी बोलेंगे, हम राजस्थान पर भी बोलेंगे, हम बलात्कारी मंत्री के बेटे पर भी बोलेंगे, हम जो विधायक जिसको खुद सेफ्टी अपनी सरकार में फील नहीं हो रही उस पर भी बोलेंगे। बेटियां सबकी हैं और सब पर बोलेंगे।